नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। निर्मला सीतारमण ने आज अपना 7वां बजट और मोदी गवर्नमेंट 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया है। बजट में कई सारी खास बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बजट से किसानों को क्या मिला, मध्य वर्ग को क्या मिला और देश को क्या मिला। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट आदित्य शेष जी, जो सीए भी हैं, जो स्टार्टअप में निवेश भी करते हैं, जो अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं और बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्हें राजनीति की भी बेहतर समझ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। थैंक यू पीयूष जी, धन्यवाद। आपको और आपके दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो ये कि आपको ये बजट कैसा लगा? अगर आप इसको संक्षिप्त में बताना चाहें तो आप इसका एनालिसिस किस तरह से कर पा रहे हैं? मैं तो कहूंगा ये बजट जो है संतुलित है जी। संतुलित है, सबके लिए कुछ ना कुछ है और जहां उन्होंने मतलब एक्सप्रेसिवली कहा नहीं है वहां पे भी कुछ है। तो मैं कहूंगा ऑलराउंड है ये बजट। और अगर आप देखोगे बीजेपी के मैनिफेस्टो को, क्योंकि नॉर्मली जब हम अर्थ संकल्प को उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं हम पार्टियों की मैनिफेस्टो नहीं देखते हैं, मगर जब भी मैं इस पार्टी का मैनिफेस्टो देखता हूं तो मैनिफेस्टो में उन्होंने जो कहा उन्होंने वो सब उसके तरफ वो चल रहे हैं, संकल्प उस दिशा में है। तो मैं कहूंगा इन ऑल संतुलित बजट। सर, एक सवाल, चूंकि आपका स्टार्टअप में बहुत दखल है, सरकार ने एंजल टैक्स खत्म कर दिया है, तो ये एंजल टैक्स क्या बला थी? हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कितना बड़ा कदम है एंजल टैक्स और इसको खत्म करने से कुछ फायदा होगा स्टार्टअप्स को या नहीं? मतलब ये ऐसा ही दिखावे का घोषणा है? ये ऐसा एंजल टैक्स ऐसा चीज है जो मतलब आप रात को 12 बजे भी उठा देना तो इसको आप ऐसा ऊपर वाला परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही गहरा है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन था, क्योंकि नॉर्मली ये जो स्टार्टअप होते हैं इनके वैल्यूएशन भी बहुत हाई होता है और वैल्यूएशन हाई होने के कारण उनको बहुत प्रीमियम में उनका फिनांसिंग होता है। जब प्रीमियम में फिनांसिंग होती थी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता था ये तो गलत है, आपका अभी तक मुनाफा नहीं हुआ मगर आपका वैल्यूएशन हाई है, तो हम इसको नॉर्मल इनकम के रूप से हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स को दिक्कतें हो रही थी, फंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, वैल्यूएशन में प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये एंजल टैक्स निकालने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगा। इसका मतलब तो मेरे ये है कि क्या अब जो नए स्टार्टअप्स आएंगे या आना चाहते हैं उनको एंजल फंडिंग थोड़ा आसानी से मिल पाएगी? डेफिनेटली, क्योंकि कम से कम एक वैल्यूएशन का प्रश्न तो नहीं उठेगा, एक समस्या नहीं उठेगी वैल्यूएशन की। क्योंकि जब वैल्यूएशन की समस्या उठती है फिर लोग सोचते हैं अच्छा मैं इस वैल्यूएशन को कैसा करूं, इसको कैसे स्ट्रक्चर करूं। फिर स्ट्रक्चर करते करते कभी आप कायदा कानून का उल्लंघन भी कर देते हो, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट के साथ झगड़ा होता है और फिर लिटिगेशन में चली जाती है। ये एक परिवर्तन से, जो मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है, ये सब समस्याएं हट गई है। अब जो स्टार्टअप का जो एंटरप्रेन्योर है अपना बिजनेस मॉडल पे फोकस कर सकता है, अपना बिजनेस पे फोकस कर सकता है, अपने मार्केट के ऊपर फोकस कर सकता है। तो क्या ये एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है? जी, तो ये एक लिहाज से स्टार्टअप्स के लिए कम से कम बहुत ही अच्छा फैसला है। जो नए निवेशक एंजल फंडिंग करना चाहते हैं और जो नए स्टार्टअप्स फंडिंग चाहते हैं उनके लिए शायद ये एक कदम सरकार का बेहतर साबित होगा आने वाले दिनों में। सर, दूसरा सवाल ये कि सरकार ने युवाओं के लिए, जो यूथ के लिए कई सारी घोषणाएं की हैं, तो आपको लग रहा है कि अब यूथ को टारगेट किया जा रहा है और सरकार पहली बार शायद दबाव में भी है, जो रोजगार का सवाल लगातार उठता रहा है, तो इस वजह से यूथ को लेकर एक तो 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की बात की गई है, जिसमें 5,000 रुपए इंटर्नशिप दी जाएगी 500 बड़ी कंपनियों में। दूसरी घोषणाएं जो ईपीएफओ से नए लोग जुड़ेंगे उनको पहली सैलरी में 15,000 रुपए और एक माह का वेतन, 1 मंथ का वेतन दिया जाएगा 3 किश्तों में। आप इन घोषणाओं को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन के दिशा में है
और मैं कह रहा हूं कि पहले भी अगर आप मुझे पूछोगे क्या अनएम्प्लॉयमेंट भारत में है, मैं कहूंगा होगा, मगर अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बड़ी थी। और आज के तारीख पे हमारे नवयुवक जो है अपने खेतों से मतलब खेती परिवारों से या फिर ग्रामीण परिवारों से पहला पहला बार वो कॉर्पोरेट सेक्टर में वो अपने कदम रख रहे हैं, फॉर्मल इकोनॉमी में कदम रख रहे हैं। बहुत सारा जो इनफॉर्मल बिजनेसेस थे आज वो फॉर्मल हो रहे हैं। तो उनके नजरिए से, उनके दृष्टिकोण से ये सब बहुत बढ़िया स्कीम है, अच्छा स्कीम है। और मैं एक एक करके आपको पढ़ के बताता हूँ। एक तो पीएफ की, और इन्होंने रीइंबर्समेंट की बात की है अप टू 3000। फिर कह रहे हैं 20 लाख यूथ को, 20 लाख यूथ को ये स्किलिंग करा देंगे, क्योंकि ये स्किलिंग का बहुत बड़ी समस्या थी। लोग तो बीए बीएससी बीकॉम होके आ रहे थे, मगर दे वर नॉट रियली एम्प्लॉयबल, मतलब आप उनको इमीडिएटली नौकरी पे नहीं रख सकते थे। अब ये इस स्किलिंग प्रोग्राम की वजह से, कौशलता के वजह से इनका जॉब क्रिएशन अच्छा होगा, अपने जॉब्स पे अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, और उसकी वजह से उनका जीवन में वृद्धि होगा, उनका जीवन बेहतर जीवन होगा उनका। तो दूसरा, पहला बार जो एम्प्लॉयज है उनको 1 महीने का इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो अगर ये सब देखोगे, ये पूरा बजट में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत उन्होंने फोकस किया। और मैंने एक स्कीम देखा जहां एम्प्लॉयर को पीएफ की रीइंबर्समेंट कर रहे हैं। मैंने इसको आखिरी बार सिंगापुर में देखा था। मतलब हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है, अब उभर के आ चुकी है कि आप उस तरह के योजना को अपना रहे हो। और सिर्फ यही नहीं, आपको इसको स्टार्टअप प्रोग्राम के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप प्रोग्राम में या स्टार्टअप्स में बहुत सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज होते हैं। तो इस सबको आप जोड़कर देखोगे तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, कहीं ना कहीं ये मतलब फंडामेंटल प्रोग्रेस की तरफ चल रहा है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि मिडिल क्लास के हाथ फिर खाली रह गए? हर बार की तरह मोदी सरकार पिछले 5-6 साल से जो स्लैब बढ़ाने की बात थी वो भी नहीं बढ़ा, और जो ओल्ड रिजीम है उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं है। जिस तरह से सरकार मिडिल क्लास और खासकर सैलरी क्लास से टैक्स ले रही है, वो एक आरोप सरकार पे बहुत बड़ा है, और इस बार भी उनको कोई छूट मिलती नहीं दिख रही है। मैं पहला बात आपको कहूं कि एक एम्प्लॉयर होने के नाते, और एक एम्प्लॉय मैं रहा हूं भी, तो उसके नाते आज के तारीख में, एक मिनट, आज के तारीख में एम्प्लॉय का सैलरी काफी वृद्धि हुआ है, एम्प्लॉय का सिचुएशन बहुत बेहतर है आज की तारीख में। तो उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन में उसमें वृद्धि की है, वो बड़ी अच्छी बात है। कैपिटल गेन्स की लिमिट उन्होंने बढ़ाई है। तो ये 2-3 चीजें हैं, बट इन जनरल आज के एम्प्लॉय के हाथ में तनख्वाह ज्यादा ही आता है, हर साल उसका बढ़ता भी है। तो ऐसा नहीं है कि वो खाली हाथ लौट के आ रहा है। लेकिन इस पर मैं आपसे डिसएग्री हूं कि ये जो सैलरी क्लास है जिसको टैक्स देना बाध्य है, जो जिसको देना ही पड़ेगा टैक्स, अदरवाइज बहुत सारा एक बड़ा वर्ग है जो लगातार आरोप लगते हैं, जो सरकार पर भी आरोप लगते हैं, या जो एक बातचीत में जो बात चलती है कि देश में हजारों लाखों लोग हर साल विदेश यात्राएं कर रहे हैं, इतनी महंगी महंगी कार बिक रही हैं, लेकिन हमारे देश में टैक्स केवल 2 या 2.5 करोड़ लोग देते हैं। जो रिटर्न भले ही 6-7 करोड़ लोग फाइल कर रहे हैं, लेकिन टैक्स जो दे रहे हैं इनकम टैक्स वो 2.5 करोड़ लोग हैं। और इसके बाद भी वो दायरा और वो सारा बर्डन सैलरीड क्लास पर लग रहा है जो अपनी इनकम छिपा नहीं सकता। तो आपको लगता नहीं है कि मिडिल क्लास जो हर बार राहत की उम्मीद करता है, वो इसके हाथ इस बार भी खाली रह गए? ऐसा है कि पुराना इंग्लिश मुहावरा है कि यू कैन प्लीज सम पीपल सम टाइम, यू कैन नॉट प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अगर आपने गए 10, 15, 20 साल, 25 साल से अगर आपने बजट को ट्रैक किया हो, हर साल कुछ ना कुछ मिडिल क्लास की लिमिट इंक्रीज की जाती थी, डिक्रीज की जाती थी। मगर एक देश में अन्य वर्ग में होते हैं, उन अन्य वर्ग के लिए भी हमें कुछ काम करना पड़ता है। दूसरी बात, ये जो युवाओं के लिए और नए एम्प्लॉयमेंट में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हम सहूलियत की बात करते हैं, ये भी मिडिल क्लास के ही है ना। मगर मतलब किसी ना किसी तरह
ये साइड से नहीं हुआ तो दूसरी ओर से आपको कहीं ना कहीं मदद मिल रहा है। जी। और एक ही बजट में आप सबको नहीं खुश रख सकते हो, बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं समझता हूँ कि ये संतुलित है। जी। आपको ये लग रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश जो डिमांड कर रहे थे हाँ और उनको जो दिया गया है, तो इसमें सब मेरे आपसे दो सवाल हैं, चूंकि आप राजनीति को भी समझते हैं और आप बिजनेस को भी जी समझते हैं, तो क्या जी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो उनको मिला है उससे संतुष्ट होंगे? और क्या ये एक पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है कि दो राज्य चूंकि जो हल्ला मचा रहे थे और जो आपके साथ हैं एनडीए गवर्नमेंट में और जिनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपने उनको एक स्पेशल इकोनॉमिकल पैकेज दिया है, अदरवाइज बाकी राज्य जी जैसे यूपी है, इस बार यूपी को कुछ खास मिलता नहीं दिख रहा, कम से कम अभी तक जो एनालिसिस हम लोग कर पाए हैं। जी जी। तो ऐसा है कि जिन्होंने आपके साथ दिया, जिनकी वजह से आप सरकार फॉर्म कर पाए, अपनी सरकार को सरकार में आए, तो उनके लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब दोनों ने स्पेशल स्टेटस मांगी थी। स्पेशल स्टेटस के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके गुण भी है, अवगुण भी है। जी। तो वो न देते हुए उनको मल्टीलैटरल क्रेडिट इन्होंने अलाउ की है। अब मल्टीलैटरल क्रेडिट मतलब आप आईएमएफ या जो वर्ल्ड बैंक जो है उनका असिस्टेंस ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सेंटर अपने रिसोर्सेज स्टेट्स को ट्रांसफर कर रहा है, ये मेरा समझ है। तो मल्टीलैटरल क्रेडिट को उन्होंने अलाउ कर दिया है, उसकी वजह से ये राज्य जो है मल्टीलैटरल क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां से फिनेंसिंग हो सकता है। उसके अलावा केंद्रीय सरकार से भी उनको फिनेंसिंग मिल सकती है। और ये मैं मानता हूँ कि ये एक अलायंस के लिए उन्होंने क्योंकि साथ दिया, उसके लिए आप इसको रिवॉर्ड भी समझ सकते हो। मगर आंध्र प्रदेश के केस में जब आंध्र प्रदेश का संगठन हुआ था, जब जब तेलंगाना से उसका जी। विभाजन हुआ था, तभी एक प्रॉमिस दी गई थी, एक वादा दिया गया था कि जब आंध्र प्रदेश नया बनेगा, क्योंकि उसकी राज्य कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल की बनाने के लिए पैसा चाहिए और कई चीजों के लिए पैसा चाहिए, उनको एक वित्तीय सहायता दी जाएगा। मेरे ख्याल से वही प्रॉमिस को अब ये निभा रहे हैं। जी सर, इस बजट में एक शब्द बहुत कम सुनाई दिया या मेरे ख्याल से नहीं सुनाई दिया, वो था स्मार्ट सिटी। आपको जी क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी पर जो सरकार का जोर पिछले 4-5 बजट में था वो अब खत्म हो गया है, या सरकार को लग रहा है कि स्मार्ट सिटी जिस तरह से उसने उसका कॉन्सेप्चुलाइज किया था वो उस तरह से नहीं हो पा रही, और शायद इसलिए इस बार बजट में मेन फोकस में नहीं दिखाई दिया? हो सकता है उसके लिए कुछ फंड एलोकेट किए गए होंगे, क्योंकि जब हम पूरा बजट जी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कुछ कितना बजट एलोकेट किया गया, लेकिन स्मार्ट सिटी कम से कम बजट स्पीच में नहीं सुनाई दी। जी, मैं मानता हूँ कि स्मार्ट सिटी बजट स्पीच में नहीं दिखाई दी, मगर अर्बन शहरी क्षेत्रों के लिए उन्होंने एलोकेशन बढ़ाई है। शहरी क्षेत्रों में घर के लिए उन्होंने एलोकेशन बढ़ाया है। और ये भी सही है कि स्मार्ट सिटी का जो काम है कुछ वर्षों से, ये 10 साल हो गए इस सरकार की, अब 11वां साल है, स्मार्ट सिटी पे काम कर ही रहे। मेरे ख्याल से 100 सिटियों में मेट्रो का काम चल रहा है, वहाँ का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, रोड्स को बढ़ा रहे हैं, वाइडनिंग हो रहा है। और ये अपने महामार्ग विभाग के तरफ से ये होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स की तरफ से होता है। तो स्मार्ट सिटी का शब्द का उन्होंने उपयोग नहीं किया होगा, मगर स्मार्ट सिटी में रोड्स बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी में मेट्रोज बन रहे हैं। आप टू सेकंड एंड थर्ड टियर सिटीज में जाइए, मॉल्स है, सभी ब्रांड आपको दिखती है। तो कहीं ना कहीं एक स्मार्ट बनते ही जा रहे हैं। बट आई एग्री विथ यू कि स्मार्ट सिटी का उल्लेख नहीं किया है। सर, आखिरी सवाल आपसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 3 बड़ी बातें इस बजट की क्या हैं, तो वो क्या हैं? और अगर आप चूंकि विश्लेषक हैं, आपने बजट को कई सालों से लगातार देखा, एनालिसिस किया है, तो 3 कमियां क्या हैं? संतुलित तो है, अब वो ठीक है, लेकिन आप इसमें कुछ कमियां निकाल पा रहे हैं क्या? और 3 बड़ी बातें क्या हैं? देखिए, 3 पहले बड़ी बातों की मैं बात करता हूँ। एक तो महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने बात की है। दूसरा,
युवा और उनको नौकरी प्रदान करना, ये इन्होंने बात किया है। मिडिल क्लास को भी, और एमएसएमई के लिए उन्होंने काफी की है। अब एमएसएमई के लिए इन्होंने जो किया है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। टीआरईडीएस जो फैसिलिटी है, हमेशा एमएसएमई में वर्किंग कैपिटल में बहुत सारी तकलीफें होती है। अभी रिसेंटली उन्होंने 45 दिन के अंदर पे करना है, ऐसा उन्होंने कानून शुरू किया था। उसमें बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। तो ये टीआरईडीएस जो प्लेटफॉर्म है, इसके तहत एक एमएसएमई अपना बिल को जाके डिस्काउंट कर सकता है, ब्याज भर के डिस्काउंट कर सकता है। अब इसमें कुछ कठिनाइयां थी, क्योंकि सिर्फ बड़े कंपनियों के लिए ये अलाउ कर रहे थे। अब छोटे कंपनी में इसके तहत आ सकते हैं, मतलब जो बायर है। तो मेरे ख्याल से एमएसएमई, नारी सशक्तिकरण और युवाओं के लिए नौकरी प्रदान, ये सबसे 3 महत्वपूर्ण बातें मैं कह सकता हूँ इस बजट के। मुझे कमियां ऐसा कोई बड़ी दिख नहीं रही है। देखिए, जिस वर्ग को नहीं मिला वो तो कहेगा कि ये कमी है, मगर उस वर्ग को कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ प्रदान किया है। अभी मैं कृषि का क्षेत्र से आपको एक बात बताता हूँ, उस दृष्टिकोण से कि इस बार शायद किसान को 12,000, 15,000, 20,000 उसका उल्लेख नहीं हुआ है, मगर फंडामेंटली मूलभूत जो है उसका कहीं ना कहीं काम हो रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। फर्टिलाइजर आज के तारीख में, हम पहले बहुत इंपोर्ट करते थे, आज हम फर्टिलाइजर कम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसकी बढ़ा दी है। जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दी है तो अवेलेबिलिटी भी बेटर होना चाहिए। नैनो यूरिया के तरफ, नैनो फर्टिलाइजर के तरफ काम हो रहा है, भंडारीकरण के तरफ काम हो रहा है। पिछले ही साल में गवर्नमेंट ने 1,35,000 रुपयों का एलोकेशन किया था भंडारीकरण के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में सुधार आ रही है। ये सब मूलभूत परिवर्तन आ रहे हैं, मगर आपको कहीं दिखेगा नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि समस्याएं नहीं है, समस्याएं हैं, मगर मूलभूत परिवर्तन के कारण ये धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम, मतलब उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो सर, आपका कहना यह है कि बजट में एज सच कोई बड़ी खामी या बहुत कोई बड़ी कमी नहीं दिख रही है और एक संतुलित बजट है। निश्चित तौर पर युवाओं के लिए जो किया गया है, युवाओं को जिस तरह से ध्यान में रखा गया है, उससे रोजगार में कुछ बढ़ोतरी होगी। और जो आपने एक उसका डायमेंशन देने की कोशिश की कि मिडिल क्लास से ही ये युवा आता है, तो एक लिहाज से उसको भी मतलब मिडिल क्लास को जो राहत ना मिलने की बात है, अगर युवाओं को राहत मिल रही है, उनको कुछ फायदा हो रहा है, तो वो एक लिहाज से मिडिल क्लास को थोड़ा सा फायदा है। तो अब विपक्ष तो हर बार आरोप लगाता है, और ये शायद एक ट्रेंड है कि सरकार कोई भी बजट पेश करे, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, जिस तरह का भी हो, विपक्ष का काम उसकी आलोचना करना है और सरकार उसे जस्टिफाई करती है। लेकिन देश की जीडीपी जिस तरह से बढ़ रही है या आर्थिक विकास दर जिस तरह से बढ़नी चाहिए, और सरकार जो दावा कर रही है, बजट उसमें अगर रोल अपना प्ले करता है तो ये बड़ी बात होगी। हम सर, आपने जो विश्लेषण किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखना यही होगा कि इस बजट को लेकर निर्मला सीतारमण जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो वो क्या कहती हैं, शायद वो कुछ और सवालों का भी जवाब। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ पीयूष जी, वो है कि मैं अपने विधायक सांसदों को एक बड़ी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि संसद पे उन्होंने बड़ी बड़ी शोर नहीं मचाई। वो सुनते रहे, कुछ आलोचना तो हुआ, कुछ मतलब चिल्लाना भी हुआ, मगर ज्यादातर वो वेल बिहेव्ड थे। और एक नागरिक होने के नाते मैं उनको मेरा हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज का जो सेशन था, उन्होंने उसको अच्छी तरह से चलने दिया, तो उनको थैंक यू भी बोलना चाहिए। और इसके साथ मैं आपके दर्शकों को और आपको मेरा हार्दिक धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आने वाले सालों में हम 5th इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी में जाएंगे। जब 5th से तीसरी इकोनॉमी में जाएंगे, हमारे सोचने का ढंग भी अलग होगा, हमारे योजनाएं भी अलग होंगे। हमारी बेसिक पॉवर्टी जो है आज काफी हद तक चली गई है, तो सोचने का ढंग, बोलने का ढंग, योजनाओं के ढंग सब धीरे 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 बदलेगा, ये मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि दर्शकों को कुछ नई बातें पता चली होंगी और उनको समझ में आया होगा कि बजट की कुछ बड़ी बातें क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
धन्यवाद पीयूष जी, धन्यवाद।